नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 11वीं का पद्य भाग का छठा चैप्टर, जिनके कवि है यानी कवयित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का हम इस वीडियो के अंदर सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उनके बाद में इस किताब के अंदर इनकी दो रचनाएं हैं, यानी दो कविताएं हैं, गीत है, उनका हम भावार्थ पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम महादेवी वर्मा का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो महादेवी वर्मा का जन्म है, जो जन्म 24 मार्च 1907 को हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को हुआ था। कहते हैं कि इनकी पीढ़ी के अंदर लड़की का कन्या का कोई जन्म नहीं हुआ था, तो इनके दादाजी ने इनका नाम महादेवी रख दिया था। होली के दिन इनका जन्म हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को होली के दिन हुआ था, और हुआ था उत्तर प्रदेश की एक जगह है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी अपने 11 सितंबर 1987 को। 11 सितंबर 1987 को हुई थी अशोकनगर में। अशोकनगर है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था, और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को अशोकनगर इलाहाबाद में हुआ था, मृत्यु हुई थी। अब इनके माता का नाम और पिता का नाम। माता का नाम था इनके हेमरानी देवी। हेमरानी देवी। और इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। गोविंद प्रसाद। महादेवी वर्मा का विवाह 12 वर्ष की आयु में हो जाता है, और वो विवाह होता है इनका रूप नारायण के साथ में विवाह होता है। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा। यह महादेवी वर्मा अकेली ही रही। प्रारंभिक शिक्षा इनकी इंदौर में हुई थी, और उच्च शिक्षा प्रयाग से हुई थी। बाद में ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी रही, और गांधी जी के स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। अब सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी सखी थी, सहेली थी, और वो क्रॉस वेब कॉलेज के अंदर साथ में पढ़ते थे। इनके काव्य के अंदर बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की, गद्य में और पद्य में। इनको बहुत सारा सम्मान भी मिले। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था। उस पत्रिका का नाम था चांद। कब किया था? 1932 में। तत्कालीन भारतीय समाज में महिलाओं की दशा का वर्णन
इस पत्रिका के माध्यम से समय समय पर करती रही थी, लोगों तक अपने विचार पहुंचाती रही थी। महिलाओं की पराधीनता, उस समय की महिलाओं की दशा का जो विवरण है वो देती रही थी। उनके बाद में इन्होंने प्रयाग में एक साहित्यकार संस्था बनाई थी अपने साहित्यकार मित्रों के लिए 1955 के अंदर। 1952 में यूपी में वो विधानसभा में मनोनीत, विधान परिषद में वो मनोनीत हुई थी। इन्होंने एक और भी संस्था बनाई थी, उस संस्था का नाम था रंगवाणी। यह भी प्रयाग में बनी थी, रंगवाणी संस्था बनी थी। और साहित्य अकादमी की यह सदस्य भी रही थी। तो सामान्य परिचय के अंदर इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया था 1932 के अंदर। प्रयाग के अंदर साहित्यकार संस्था का गठन किया 1955 के अंदर। यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में वो सदस्य रही। इनका मनोनयन हुआ था 1952 में। और प्रयाग के अंदर इन्होंने एक रंगवाणी नामक संस्था का भी गठन किया था और ये साहित्य अकादमी की सदस्यता भी रही थी। अब हम इनके सम्मान की बात करते हैं। सम्मान, इनको कितने सम्मान मिले थे? सम्मान के अंदर इनको बड़े बड़े सम्मान की बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 के अंदर। और यामा के लिए मिला था। इनकी एक रचना है यामा, जो इनसे पहले लिखी हुई रचनाओं का एक संग्रह है, कविताओं का। दूसरा पुरस्कार इनको नीरजा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? नीरजा के लिए। और वो पुरस्कार मिला था शेक्सपियर पुरस्कार। एक इनको भारत का पद्म भूषण मिला था। और एक बीच में इनको द्विवेदी सम्मान पदक मिला था। वो था इनकी स्मृति की रेखाओं पर। स्मृति की रेखा है, गद्य रचना इनकी स्मृति की रेखा है। स्मृति की रेखा है। तो इनको सम्मान के अंदर नीरजा के लिए शेक्सपियर सम्मान मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर, पद्म भूषण भी मिला था। तो ये इनके पुरस्कार थे। अब इनकी रचनाएं रचनाओं में नीरजा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत और यामा, दीपशिखा, यह इनकी पद्य रचनाएं हैं। पद्य रचना कौन कौन सी है? नीरजा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। ये रचनाओं का इनका प्रकाशन काल हम देखेंगे। नीरजा का प्रकाशन काल 1930 के अंदर हुआ था। नीरजा का प्रकाशन काल 1930 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर
47 कविताएं और गीत पर गीत इसके अंदर है। दूसरा, रश्मि का प्रकाशन 1932 में हुआ था। रश्मि का प्रकाशन 1932 में हुआ था और इनमें 35 कविताएं या गीत है। इसके बाद नीरजा का 1935 में प्रकाशन हुआ था और इसके अंदर 45 गीत है। नीरजा के अंदर 58 गीत है। इसके बाद सांध्य गीत 1936 में प्रकाशन हुआ था और इनमें 45 गीत है। और यामा ये 1940 में प्रकाशित हुई थी और इसके अंदर 185 गीत है। और दीपशिखा 1942 के अंदर हुई थी और दीपशिखा में इनके 57 गीत है। दीपशिखा में इनके 51 गीत है। तो यह है इनकी पद्य रचनाएं। पद्य रचना में नीरजा 1930 में, इसमें 47 गीत या रचनाएं हैं। रश्मि के अंदर 32 में प्रकाशन हुआ और उनमें 45 गीत या रचनाएं हैं। निहार 1935 में, इसमें 58 गीत है। सांध्य गीत 1936 में, इसमें 45 गीत या कविताएं हैं। यामा 1940 में इनका प्रकाशन हुआ था और 185 इनके गीत है। और दीपशिखा 1942 में प्रकाशन हुई थी और इनमें 51 गीत है। इसी यामा पर इनको 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था 1934 में। 1934 के अंदर इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। तो यह इनकी है पद्य रचनाएं। अब आती है इनकी गद्य रचनाएं। गद्य रचनाओं में इनके नंबर 1, अतीत का चलचित्र। स्मृति की रेखाएं। पथ के साथी, पथ के साथी। मेरा परिवार। क्षणदा। ये इनका मुख्य गद्य रचनाएं है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। मेरा परिवार का इन्होंने पालतू जीव जंतु पाले थे और इनके संपर्क में जो व्यक्ति आए थे, मतलब घर के अंदर, उनका इनके अंदर विवरण है। पथ के साथी के अंदर 7 साथी है। 3 तो पंथ, प्रसाद और निराला, 3 ये हो गए। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण, रविंद्रनाथ, 1 2 3 4 5 6 रविंद्रनाथ, सुभद्रा कुमारी। ये इनके पथ के साथी है। इनके अंदर इनका वर्णन किया गया है। क्षणदा, ये इनका निबंध है। इनके अलावा एक निबंध और है, परिक्रमा। परिक्रमा और एक निबंध है इनका स्मृति चित्र। स्मृति चित्र। तो ये इनकी गद्य रचनाएं है। तो इनका सामान्य परिचय था। अगले वीडियो के अंदर हम इनकी 2 गीत है, जिसमें एक है जाग तुझको दूर जाना है, वो पढ़ेंगे, और एक और गीत है उनके बारे में, उनका भावार्थ करेंगे।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है सामान्य परिचय का, तो आप उन बच्चों को भेज दीजिए, हिंदी प्रेमियों को भेज दीजिए जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।